Hello, welcome my dear aspirants to today's daily news analysis of the Arunachal Times for the 19th December 2025 का. Let's start. So, आज का जो first news रहेगा, it is about the air pollution. ठीक है? So, air pollution is now year-round public health crisis according to the expert. So, expert has stated कि ये जो एयर पोल्यूशन है इट हैज इमर्ज एज ए ईयर राउंड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस विद द एक्सपर्ट वार्निंग की सच एक्सपोजर लंबा समय के लिए वो आपको प्रोलॉन्ग बहुत सा हेल्थ इश्यूज एंड मेंटल इश्यूज आपको देने का चांसेस है और स्पेशली आपको कार्डियोवेस्कुलर डिजीज एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और मेंटल हेल्थ कंडीशन को भी वर्स करने का एक्सपेक्ट रखा गया है. ठीक है, तो ये जो कंसिस्टेंटली हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल जो ऑलमोस्ट इवन इन द समर 200 से 250 इसका जो मीटर है उतना रेंज में दिखा रहा है जो इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है एज वेल एज ए लॉन्ग टर्म थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो एयर पोल्यूशन एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स ट्रेंड इन इंडिया पहले ज़्यादातर ये सीजनल मानता था ये जो एयर पोल्यूशन का कंसेप्ट को, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये सीजनल नहीं बल्कि पूरा साल ये फिनोमिना देखने को मिल रहा है. और ज़्यादातर जो एयर क्वालिटी का जो रेंजेस है वो मॉडरेट से पुअर रेंज तक जा रहा है इवन ड्यूरिंग समर या तो इवन विंटर सीजन में. और मेजर जो कंट्रीब्यूटर्स है एयर पोल्यूशन का वो आपका वेहिकुलर एमिशन है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन, दस बायोमास बर्निंग एंड अदर एडवर्स मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस वो सब इसको और भी बढ़ा रहा है आपका एयर पोल्यूशन क्वालिटीज को. ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो एयर क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है उसको वो देखे रखा है कि अगर एयर क्वालिटी 0 to 50 होने से गुड मानता है, 51 to 100 कैटेगरी में सेटिस्फैक्टरी, 101 से लेके 200 तक मॉडरेट, 201 से लेके 300 तक पुअर, 301 to 400 वेरी पुअर, 401 से 500 तक बहुत सीवियर कैटेगरी में मानता है. तो इस बार फ्रीक्वेंटली जो रेंजेस है इस बार फाउंड की वो रेंजेस लोग आपका 201 से लेके 400 का कैटेगरीज में दिखाता है जो बोल रहा है कि परसिस्टेंटली आपका ये जो एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है और स्प्रेड हो रहा है. ठीक है, और ये सीरियसली जितना भी आपका जो हेल्थ फैक्टर है उसको बहुत इम्पेक्ट कर रहा है. तो पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट आपका न्यूरोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट करता है एक्सेसिव लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स. और ये आपको बहुत सा आपका स्पेशली मेंटल हेल्थ इशू में एंजाइटी, डिप्रेशन एंड रिड्यूस ओवरऑल वेलबींग एंड इंक्रीज प्रेशर इन द हेल्थ केयर सिस्टम में देखने को मिलता है. सो एग्जाम फॉर्मेट में एयर पोल्यूशन यानी कि एयर क्वालिटी के बारे में स्पेशली पोल्यूशन को लेके जो हेल्थ, एनवायरनमेंट और गवर्नेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है. और जीएस में ज़्यादातर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट से आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्वेश्चन ज़्यादा प्रीलिम्स लेवल में भी पूछा जाता है, उसका जो रेफरेंस लेवल होता है. ठीक है, नेक्स्ट, अनिनी एडजॉन्ट बेस्ट एमर्जिंग एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन इन इंडिया. सो ये जो क्वेश्चन है बेस्ट एमर्जिंग एडवेंचर टूरिज्म, ये आपका एपीएसएसबी हो या तो एपीपीएससी हो उसमें इस तरह का प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. वो फॉर्मेट में आपको याद करना है कि अनिनी को अभी बेस्ट एमर्जिंग एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन दिया है. तो अनिनी कहाँ है? अनिनी अरुणाचल प्रदेश का दिवांग वैली में ये सिचुएटेड है और इसको बेस्ट एमर्जिंग एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन एट 17th एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो हेल्थ हुआ है श्रीनगर में वहाँ पे दिया गया है. ठीक है, तो ये रिकग्नाइजेशन जो अरुणाचल प्रदेश का ग्रोइंग एडवेंचर टूरिज्म पोटेंशियल को हाईलाइट करता है. साथ ही साथ इसमें बहुत सा एडवेंचरस ट्रैकिंग रूट्स, अल्पाइन लैंडस्केप एंड कम्युनिटी लेड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिस को देखने को मिलता है. ठीक है, सो अनिनी के बारे में, अनिनीस नेचर एंड कल्चरल एसेट्स ये हिमालयन टेराइन के अंदर आता है. इसमें अल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे इदुमिस्मी कम्युनिटी जो बेसिकली कम्युनिटी ग्रोन इको टूरिज्म को प्रमोट करता है इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया. सो एडवेंचर टूरिज्म इन अरुणाचल, ये सिंस अरुणाचल लाइस एट द फुट हिल ऑफ द हिमालयन एक्सटेंशन, यहाँ में बहुत सा एडवेंचरस टूरिज्म आपको देखने को मिलता है. हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग, विंटर ट्रैक्स, रिवर एक्सप्लोरेशन, वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म, इस तरह से आपका इको टूरिज्म को ग्रोथ करने को देखने को मिलता है जो आगे जाके रीजनल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड विजिबिलिटी ऑफ द बॉर्डर एंड रिमोट एरियाज उसको शो करता है. ठीक है,
सो ये जो डेवलपमेंट है ये सस्टेनेबल एंड कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म मॉडल के अंदर आता है, जहाँ में लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के वजह से डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक देखने को मिलता है। ठीक है। सो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जो आपको सस्टेनेबल टूरिज्म जो अरुणाचल प्रदेश में है, सिंस अरुणाचल आपका जीएस पेपर 1 का सिलेबस है, तो वो पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना हो। एंड साथ ही साथ प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको बेस्ट टूरिज्म मिला है, एडवेंचर टूरिज्म, इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना होगा। Committee flags issues at Namchik Nampuk mine. सो फर्स्ट कॉमर्शियल जो माइन है, स्पेशली आपका जो कोल का जो माइन है अरुणाचल में, आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो वहाँ में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो कमिटी है, दे आर मतलब दे आर डिमांडिंग कि वहाँ कमिटी का जो कंपनी का जो सर्टिफिकेट है वो ट्रांसपेरेंसी लैब्स है उसमें, इन द नामचिक नामपम ओपन कास्ट कोयल माइनिंग प्रोजेक्ट इन चांगलांग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो यहाँ पे ये इश्यू जो बहुत सीरियस कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंटल कॉम्प्लियंस, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट इन द माइनिंग प्रोजेक्ट उसको शो करता है। और ये जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या, ये एक स्टेटरी प्रोसेस है जो अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 का अंदर में बनाया गया था। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट है उसको बनने से पहले क्लियरेंस एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको बोलता है। और ये एक ऐसे सर्टिफिकेट है जो इंश्योर करता है कि पब्लिक कंसल्टेशन हुआ है, ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हुआ है फॉर द एनवायरमेंटली सेंसिटिव प्रोजेक्ट सच एस माइनिंग। ठीक है। सो इसका मतलब नॉन डिस्क्लोजर या तो इसमें डाइल्यूशन होना, वो बेसिकली एनवायरमेंट सेफगार्ड और कम्युनिटी राइट्स को शो करता है। ठीक है, वो लोग हेम्पर होने का चांसेस होता है। दूसरा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, ये एक मिटिगेशन फ्रेमवर्क प्लान होता है जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर में दिया जाता है, जहाँ में प्रोजेक्ट का जो आउटलाइन मेजर्स है जिससे वो प्रिवेंशन, रिडक्शन एंड ऑल्सो टू मैनेजमेंट या एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्पेशली ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन उसको शो करता है। ये एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है जिससे जितना भी डिजास्टर प्लान होता है उसको किस तरह से मिटिगेट कर सकता है, किस तरह से उसको रिड्यूस कर सकता है, उसके बारे में किया जाता है। ठीक है। सो एग्जाम रेलेवेंस में ईआई इम्पैक्ट असेसमेंट ऑलरेडी आपका जीएस लुक में पूछा गया है, ईबीएस का सॉरी एनवायरमेंटल चैप्टर का आपका जीएस पेपर 3 में पूछा जाता है। उसके बाद एनवायरमेंट रेगुलेशन के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट और कंजर्वेशन का जो इश्यू होता है वो सब आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है। सो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौनामिंग रिव्यूज आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स इंक्लूजन तावांग एंड अर्जेस पावर ग्रिड टू प्रायोरिटाइज ट्रांसमिशन। सो एक रिव्यू मीटिंग रखा है फॉर द मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश एंड ट्रांसमिशन प्रायोरिटीज इन अरुणाचल प्रदेश, उसके बारे में। यहाँ में तावांग 1, 2, इथलिन, सिबनसरी अपर, सियांग अपर एंड अदर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है उसका रिव्यू रखा गया है, रिव्यू मीटिंग। ठीक है। तो ज़्यादातर जो पावर ग्रिड्स को अर्ज किया है कि वो प्रायोरिटाइज करे ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके साथ साथ हाईलाइटिंग द ट्रांसमिशन एज ए क्रिटिकल बोटलनेक फॉर द हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के लिए। तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश को हाईएस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन इंडिया माना जाता है। जो आपका जितना भी रिवर है वो पेरिनियल हिमालयन रिवर्स है, जैसे कि सियांग, सिबनसरी, दिबांग एंड कमिंग। सो हाइड्रो पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सेक्टर फॉर स्टेट्स इकोनॉमिक बन सकता है। वो रेवेन्यू जनरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी एंड रीजनल डेवलपमेंट ला सकता है। लेकिन यहाँ में जो डेवलपमेंट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से अरुणाचल में, वो लोग को चैलेंजेस लाइक टेराइन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ट्रांसमिशन बोटलनेक एंड इवन द लोकल कंसर्न फेस करने को मिल रहा है। तो मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल में फिलहाल कौन कौन सा है, जैसे तावांग 1, 2 का प्रोजेक्ट है, इटलिन का है, सिवनसिरी अपर, सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड दिबांग प्रोजेक्ट। ये लोग बहुत ही सिग्निफिकेंट और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। उसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट्स लाइक ये दिमवा लोअर, काइंग, केलाई 1 and 2, हुटोंग एंड कमला अपर, ये सब प्रोजेक्ट लोग लार्ज और मीडियम हाइड्रो पावर कैपेसिटी के अंदर में आता है। ये सब बनने से अरुणाचल प्रदेश एक पावर ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट स्टेट बन जाएगा, इकोनॉमिक पावर इन द एनर्जी सेक्टर में बन जाएगा। सो एग्जाम रिलेटेड में अरुणाचल प्रदेश से स्पेसिफिक करंट फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट डैम कौन है ना, उसके बाद सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी किसका है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और इकोनॉमिक सेक्टर में किस तरह से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि हाइड्रो पावर वो
अरुणाचल का इकोनॉमी को कैसे वो डाइवर्सिफाई और कैसे स्ट्रेंथ कर सकता है, वो सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट पासेस न्यूक्लियर एनर्जी बिल। सो लास्ट न्यूज़पेपर में हम लोग वही पढ़ा है कि पार्लियामेंट जो कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर बिल को वो यानी कि शांति बिल, वो बिल को वो पास करने का कोशिश करना, प्राइवेटाइज करने का कोशिश करना। तो अभी पार्लियामेंट उसको सक्सेसफुली पास कर दिया है। आपका ये जो शांति बिल है, जिसमें इंडिया का जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसको प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोला जाएगा, बेस्ड ऑन द एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962, उसमें रिफॉर्मेशन लेके आके। तो गवर्नमेंट हाईलाइट किया है कि ये जो एक ऐसा मतलब एसेंशियल है, नेसेसरी है, ताकि एनर्जी सिक्योरिटी को फ्यूल फॉसल फ्यूल में डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सके। तो इंडिया जो आपका न्यूक्लियर कैपेसिटी को 8.9 गीगावाट से लेके 100 गीगावाट बाय 2047 वो करने के लिए कोशिश कर रहा है, ताकि वो एक क्लीन एनर्जी एंड सेल्फ रिलायंस गोल मेंटेन कर सके इन एनर्जी सेक्टर। सो सिविल एनर्जी पॉलिसी इन इंडिया के बारे में, ये एक ऐसा पॉलिसी होता है जो इंश्योर करता है कि एनर्जी सिक्योरिटी, ऐसा एनर्जी और सिक्योरिटी हो जो क्लीन एनर्जी को प्रमोट करे और जितना हो सकेगा फॉसल फ्यूल में डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो ये क्लीन एनर्जी जो न्यूक्लियर एनर्जी, इसको बहुत रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है, ठीक है। और ये इसमें बहुत सा रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी उसको भी करने का मतलब स्टार्ट कर रहा है। और ये पॉलिसी में स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड और रेगुलेशन ओवरसाइट आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 के अंदर में मार्क किया जाता है। तो इसमें रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में एंकरेजमेंट मिलेगा, जो आगे जाके इन्वेस्टमेंट को और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम आएगा, और वो उसका टेक्नोलॉजी और एज वेल एज कैपेसिटी का एक्सपेंशन करने में काम आएगा, ठीक है। तो एग्जाम रेलेवेंस में ये जो करंट अफेयर्स फॉर्म में आपको एनर्जी सेक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है, उसका डिपार्टमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपका क्लीन एनर्जी में ये जो रोल होता है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन का जो मॉडल होता है, वो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। सो पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में एक इश्यू होता है आपका जो पार्लियामेंट, जिसको हम साउंडिंग बोर्ड ऑफ द नेशन मानता है, जिसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा रहता है, और यहाँ में डिबेट, डिस्कशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट लेता है। तो उसमें जो क्वेश्चन आवर है उसको बहुत इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द पार्लियामेंट माना जाता है। और ये क्वेश्चन आवर को ज़्यादातर एग्जाम में प्रीलिम्स फॉर्म में पूछा जाता है कि क्वेश्चन आवर क्या है, ठीक है। सो क्वेश्चन आवर के बारे में लेट्स सी। पार्लियामेंट जो कभी भी आपका मतलब गवर्नमेंट को विद मेजोरिटी वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। ही हैज टू गिव राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 जो है, उसके तहत क्वेश्चन आवर में उसको क्वेश्चन आंसर्स देना है जो क्वेश्चन ऑपोजिशन पूछता है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट में आपको ये मालूम होना है, पार्लियामेंट बेसिकली 3 कंपोनेंट से बना है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। जहाँ में लोकसभा को हम लोग डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल बोलता है, और राज्यसभा को हम लोग हाउस ऑफ द एल्डर्स हम ऐसे मानते हैं, ठीक है, हाउस ऑफ द एल्डर्स। और उसके बाद ये लोग का फंक्शन क्या होता है? डिबेट, डिस्कशन, स्क्रूटनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड सेफगार्डिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इन पार्लियामेंट, क्वेश्चन आवर में मेंबर को इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से मांगने का हक दिया जाता है। वो गवर्नमेंट को पूछ सकता है कुछ भी टॉपिक के ऊपर में, और गवर्नमेंट उसको डिबेट के फॉर्म में या तो उसको आंसर के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। सो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आवर आपका जनरली प्रीलिम सेक्शन में पूछा जाता है। उसके अलावा आपका जो रोल ऑफ द ऑपोजिशन एंड क्वेश्चन आवर इन डेमोक्रेटिक ओवरसाइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस पेपर 2 के लिए, वो आपको पढ़ना होगा। Only constitutional court can confer life imprisonment without remission, Supreme Court. So recently Supreme Court has stated कि ये जो लाइफ इम्प्रिजमेंट का जो पनिशमेंट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर में आता है, बेस्ड ऑन द सेक्शन 432 ऑफ आईपीसी, ठीक है। और इसको लोअर सेक्शन कोर्ट में वो लोग नहीं कर सकते। एपेक्स कोर्ट जो, ये जो केस का कंटेक्स्ट ये है कि apex court reviewed a case where the trial court imposed life imprisonment without the remission for the murder under IPC section 302, emphasizing adherence to the legal limits। यानी कि ये जो apex court होता है, लोअर सेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं मानता है, उसके पास में वो सेक्शन को यूज करने का राइट नहीं होता है। तो ये जो सेक्शन 432 है, इसके अंदर में एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी
मतलब आपको परमिशन दे सकता है फॉर द कंप्यूटमेंट ऑफ द सेंटेंस, या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट कैन बी रिव्यूड। और सेशन कोर्ट इसको रिमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकता है, और वो इम्पोज लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं कर सकता है। उसके लिए आपका जो कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बोलता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दे हैव द अथॉरिटी टू इम्पोज लाइफ इम्प्रिजमेंट विदाउट रिमिशन। ठीक है, तो इसमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द आईपीसी 302 एंड सेंटेंसिंग नॉर्म्स के अंदर में आ जाता है। तो ये जो आईपीसी सेक्शन 302 जो ये बेसिकली पनिशमेंट फॉर द मर्डर, डेथ या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट वो सेक्शन आता है। और ये आपका जो कोड आईपीसी का प्रोविजन एंड मेंटेन फॉर द यूनिफॉर्मिटी इन द पनिशमेंट के अंदर में आता है। और सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग इंश्योर करता है कि कंसिस्टेंसी, लीगलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एक्यूज राइट वाइल अपहोल्डिंग द जस्टिस फॉर द विक्टिम वो प्लेस किया जाता है। ठीक है, सो इसमें आपका जो रोल ऑफ द जुडिशियल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ये सब पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेशनल कोर्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद थॉट ऑफ द डे, लर्निंग इज द ओनली थिंग दैट माइंड नेवर एग्जॉस्ट, नेवर फियर्स एंड नेवर रिग्रेट, लियोनार्ड डी विंसी। ठीक है, सो एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement regarding air quality index in India is correct? कि air quality index in India जो ज़्यादातर air quality index India में 2.5 है ना, health risks from the multiple pollutant including 2.5, 10, ये सब गैसेस का नाम दे के रखा है। क्वेश्चन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ पब्लिक कंट्रोल में prolonged exposure to high air quality index level is linked to, it is linked to आपका ऑप्शन डी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक स्ट्रोक एंड कार्डियो ये भी है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक एल्जीमेरिया ये भी है, मेंटल हेल्थ कंडीशन ये भी है, दैट मींस ऑल ऑफ द अबव, है ना, ये सब डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद Anini in Dibang Valley was awarded the best emerging adventure destination due to because of its adventure tourism potential including treks and wildlife, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है बेस्ट एमर्जिंग एडवेंचर टूरिज्म कहाँ कौन है, ठीक है, तो वो अनिनी है, इस तरह से आपको पढ़ना होगा। उसके बाद द नामचिक नामपुम कोयल प्रोजेक्ट कंट्रोवर्सी हाईलाइटेड, सबसे पहले withholding of environmental impact assessment and environmental management plan documents from the affected communities, है ना। जब आप ये environment ये सब चीज को छुपाना मीन्स वो तो करप्शन का साइन हो जाता है। उसके बाद हाइड्रो पावर इन अरुणाचल के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ में ऊपर में जो लिखा है ये सब आपका अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश, सो मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ये आपका तवांग 1, 2, ये तो रिपीटेशन हो गया एमसीक्यू का, है ना, वेरी सॉरी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द शांति बिल पास बाय द पार्लियामेंट एम्स टू ओपन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर फॉर द प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ये याद रखिए, ये शांति बिल ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के रखो, इसका फॉर्मेट बना के रखो। ठीक है, उसके बाद द क्वेश्चन आवर इन इंडियन पार्लियामेंट इज हेल्ड फ्रॉम 11 to 12 to allow MP to seek information and ensure government accountability, यानी कि इसको पार्लियामेंट सेशन करने से पहले किया जाता है क्वेश्चन आवर। और ये क्वेश्चन आपका APPSC में भी पूछा गया है, तो आपको इसको प्रीलिम्स लेवल में भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद विच कोर्ट हैज अथॉरिटी टू इम्पोज लाइफ इम्प्रिजमेंट विदाउट रिमिशन, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद मेंस का क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा देख लेगा एयर पोल्यूशन के बारे में, डिस्कस हाउ प्रोलॉन्ग एयर पोल्यूशन एक्सपोजर इम्पैक्ट पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, सजेस्ट पॉलिसी मेजर टू मिटिगेट इट्स इफेक्ट, रेफरेंस एयर इंडेक्स क्वालिटी ट्रेंड एंड हेल्थ केयर चैलेंजेस। इस तरह का क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ना होता है। ठीक है, गवर्नेंस एंड जुडिशियल ओवरसाइट में एग्जामिन द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड रिमिशन,
Discuss the role of constitutional court versus sessional court in upholding legal safeguard and ensuring justice. तो इसमें आपका जो ना डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड सेशनल कोर्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको उसमें उसका नोट्स बना के देखना होगा। सो आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस इतना ही है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया है, ठीक है। सो कीप फॉलोइंग अस एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।